नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम यहाँ 7वें चैप्टर का जो हमने टॉपिक ले रखा था वो था विश्वविद्यालय और मानवतावाद। विश्वविद्यालय के विषय में हमने चर्चा की थी कि पादुआ और बोलोनिया जो विश्वविद्यालय हैं वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे और इसके साथ साथ यहाँ विधि शास्त्र की शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी। विधि शास्त्र की शिक्षा इसलिए दी जाती थी क्योंकि व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो गतिविधियां थी वो यहाँ अधिक होती थी, तो जिसके अंतर्गत वकीलों और नोटरी की काफी आवश्यकता होती थी। अतः कानून से संबंधित नियम बनाना, उनको लिखित रूप में लाना और इसके साथ साथ उनकी व्याख्या आदि करने का कार्य नोटरी और वकील आदि करते थे। इसलिए ये कानून के विषय से संबंधित विश्वविद्यालय बन गए थे। और देखा जाए तो उस समय जो विधि शास्त्र जो विषय था, कानून का जो विषय था, वो एक लोकप्रिय विषय बन गया था। लेकिन यहाँ कुछ परिवर्तनों की हम आगे बात करते हैं कि केवल विश्वविद्यालयों में केवल एक विषय से संबंधित ही शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि 15वीं शताब्दी से यूरोप में शिक्षा का कुछ जो तरीका था वो बदल चुका था और शिक्षा के अंतर्गत नए नए आयाम, नए नए तथ्य जुड़ने लग गए थे। यहाँ पर हम इसी विषय में यहाँ पर मानवतावाद की यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मानवतावाद क्या था और कौन इसके जनक थे और इसके अंतर्गत क्या चीजें जो है वो बताई गई है। तो यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा। फ्रांचेस्को पेट्रार्क, जिन्हें मानवतावाद का जनक माना जाता है, अर्थात मानवतावाद के जनक के रूप में पेट्रार्क को जाना जाता है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल धार्मिक शिक्षण से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। हम जानते हैं कि 15वीं शताब्दी तक यूरोप में जो धर्म, चर्च का जो प्रभाव था वो काफी गहरा था लोगों की विचारों पर भी, और इसके साथ साथ अधिकांशतः धार्मिक पुस्तकें ही पढ़ी जाती थी। तो फ्रांचेस्को पेट्रार्क ने ये बात कही कि केवल धार्मिक जो शिक्षण ग्रहण करता है व्यक्ति, उससे वो सब कुछ नहीं जान सकता, अर्थात दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी जानना बाकी है और केवल धार्मिक शिक्षण से उसे नहीं जाना जा सकता। तो यहाँ पर इसी बात पर जोर देते हुए उन्होंने केवल धार्मिक शिक्षण से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि बल्कि इसके लिए प्राचीन जो यूनानी और रोमन लेखक हैं और जो उनकी रचनाएं हैं वो बहुत अच्छी तरह से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति को सब कुछ जानना है और सभी चीजों में उसे अपना ध्यान केंद्रित करना है, तो इसके लिए उसे केवल धार्मिक शिक्षण नहीं बल्कि इसके साथ साथ उसे जो प्राचीन यूनानी और जो रोमन लेखक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी है विभिन्न विषयों के ऊपर, उन पुस्तकों को उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की आवश्यकता है। तो इन्होंने केवल धार्मिक शिक्षण से ही नहीं बल्कि अन्य जो यूनानी और रोमन जो प्राचीन जो रचनाएं हैं उनको पढ़ने पर यहाँ पर जोर दिया है पेट्रार्क ने। इसी जो नई संस्कृति है, ये जो नई संस्कृति है कि केवल धार्मिक रचना ही नहीं पढ़ी जानी चाहिए या धार्मिक शिक्षण ही नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि बहुत कुछ जानना बाकी है और हम तभी जान सकते हैं जब हम अन्य चीजों को भी आत्मसात करेंगे। तो इसी जो नई संस्कृति, जो नई सोच आई, इसी को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दिया है। जो ये मनुष्य में नई सोच आई कि केवल धार्मिक शिक्षण से सब कुछ नहीं होने वाला, इसी सोच के अंतर्गत जो नई चीजें विकसित हो रही थी मनुष्य के मस्तिष्क में, उसे ही 19वीं शताब्दी के जो इतिहासकार थे उन्होंने मानवतावाद नाम दिया है। तो 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जो मानवतावादी शब्द है वो उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन आदि विषय पढ़ाते थे। अब 19वीं शताब्दी या हम कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी से ही ये मान के चलें कि 15वीं शताब्दी से ही जो मानवतावादी शब्द का प्रयोग किया गया है वो उन अध्यापकों के लिए, उन शिक्षकों के लिए किया गया है जो या तो व्याकरण पढ़ाते थे या अलंकार शास्त्र पढ़ाते थे या फिर कविताएं पढ़ाते थे या फिर इतिहास पढ़ाते थे और या फिर वो नीति दर्शन आदि विषय जो पढ़ाते थे, उन शिक्षकों के लिए मानवतावादी शब्द का प्रयोग किया गया है कि ये लोग मानवतावादी थे। इसका तात्पर्य है कि इन लोगों में नई जीवंत जो सोच थी वो उभरने लगी थी, बौद्धिक जागृति आने लगी थी। 15वीं शताब्दी से फ्लोरेंस जो नगर था वो इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा। यद्यपि 15वीं शताब्दी तक न तो व्यापार के क्षेत्र में न ही कला के क्षेत्र में फ्लोरेंस का कोई विशेष
स्थान था। परंतु 15वीं शताब्दी से फ्लोरेंस जो था वो इटली के जीवंत और बौद्धिक नगरों के रूप में पहचाना जाने लगा। इसका कारण क्या था? देखिए, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का विशेष योगदान था। ये जो 15वीं शताब्दी से फ्लोरेंस को जीवंत नगर, बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा, इसका कारण ये था कि यहाँ पर दो ऐसे महान व्यक्ति थे जिनका इसमें विशेष योगदान रहा है। इनमें से एक व्यक्ति थे दांते अलिघिएरी। ये जो दांते अलिघिएरी थे वो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, अर्थात किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि ये स्वतंत्र सोच के व्यक्ति थे। परंतु इन्होंने धार्मिक विषयों से संबंधित रचनाएं लिखी और धर्म के अंतर्गत इन्होंने उन सब बातों को अभी उल्लेख किया है जो धार्मिक पुस्तकों में नहीं मिलता था, अर्थात धर्म में कुछ कमियां जो थी उन्हें भी इन्होंने उजागर किया था। तो इस प्रकार से इन्होंने जो धार्मिक रचनाएं लिखी है उनमें सत्यता पर इन्होंने बल दिया है और वास्तविकता में धर्म क्या होता है इस बात पर इन्होंने इन अपनी रचनाओं में जो है बल दिया है। तो और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे कलाकार जोटो। अब ये जो जोटो थे इन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए, पेंटिंग्स। पहले के कलाकार जो थे उनमें जीवंतता नहीं होती थी, जीते जागते रूप चित्र नहीं होते थे, पेंटिंग्स इतनी अच्छी नहीं होती थी, उनमें इतनी अच्छी कला नहीं होती थी। परंतु जोटो ने जो चित्र बनाए वो उनमें ऐसा लगता था कि जैसे ये जीवंत हों, जीते जागते हों। तो इस प्रकार से ये दो जो व्यक्ति थे दांते और जोटो, इन्होंने अपनी कला के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से यहाँ पर फ्लोरेंस में बौद्धिक जागृति उत्पन्न की और इसके साथ साथ फ्लोरेंस को एक नई जो है पहचान दिलाई। तो यहाँ पर बात आपके समझ में आई होगी कि मानवतावाद क्या था। तो जो मानव की जो सोच है उसमें परिवर्तन आना और विभिन्न चीजों को जानने की जो जिज्ञासा थी मनुष्य के अंतर्गत, उसी को मानवतावाद नाम दिया गया है और इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके जो जनक है वो फ्रांचेस्को पेट्रार्क को माना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। अब कालक्रम इतिहास के विषय में मानवतावादी क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मानवतावादियों की यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, हम जानते हैं कि 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, तो उसके पतन के बाद यूरोप में अंधकार युग प्रारंभ हुआ। मानवतावादी ये मानते थे कि रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया तो उसके पश्चात यूरोप में एक तरह से अंधकार युग आ गया। तात्पर्य ये है कि जो कला के जो पहले आयाम थे वो नष्ट हो चुके थे और जो पहले जो समृद्धि थी, जो जीवंतता थी, जो बौद्धिकता थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी यूरोप के लोगों में। तो एक तरह से अंधकार युग माना गया है मानवतावादियों के द्वारा। और जो मानवतावादियों के बाद के जो विद्वान थे, बाद के विद्वानों ने भी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 15वीं शताब्दी तक के काल को मध्यकाल की संज्ञा दी है। तो ये जो बाद के विद्वान थे उन्होंने भी इस बात को माना है कि मानवतावादियों ने जो नाम दिया है अंधकार युग वो वास्तविकता में सही है। तो इन्होंने रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर के और 15वीं शताब्दी तक का जो काल था यूरोप का, उस काल को मध्यकाल का नाम दिया है और इस मध्यकाल को अलग अलग भागों में आगे बांटा है कि कौन कहाँ तक अंधकार युग था, कौन सा उत्तर मध्यकाल था, कौन सा पूर्व मध्यकाल था। इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में करेंगे। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।